सच में मोटी बहू की ससुराल में इज्जत। दोपहर का समय है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। निर्मला जी घर के आंगन में खड़ी होकर बार बार ऊपर छत की तरफ देख रही हैं और फिर अपनी बड़ी बहू संध्या के कमरे की तरफ, जो अंदर आराम कर रही है, क्योंकि निर्मला जी को हर काम परफेक्ट चाहिए और संध्या अपने भारी वजन की वजह से उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती। निर्मला की आवाज में एक तीखापन है जो सीधे संध्या के आत्मसम्मान पर चोट करता है। अरे ओ संध्या, सुन रही है या बहरी हो गई है? सुबह से शाम होने को आई है और छत पर कपड़ों का ढेर अभी तक वैसा का वैसा ही पड़ा है। देख नहीं रही बाहर मौसम कैसा हो रहा है? काले बादल गिराए हैं, अभी बूंदे गिरने लगेंगी तो क्या तेरे बाप आकर सुखाएंगे ये कपड़े? जा जल्दी और ऊपर से सारे कपड़े उतार कर ला। अपनी सास की बात सुनकर संध्या अपने कमरे से बाहर निकलकर छत पर आ जाती है और कपड़ों का भारी गट्ठर लेकर वापस नीचे आती है तो उसका चेहरा पसीने से तरबतर है और वो बुरी तरह हाँफ रही है। वो बिना कुछ सोचे सीधे सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, मम्मी जी, अब मुझसे और नहीं होगा। ये छत पर आना जाना मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर मेरी तो जान ही निकल जाती है। अरे भाभी, कुछ तो ख्याल करो अपने शरीर का। आप तो दिन ब दिन फूलती जा रही हो जैसे कोई गुब्बारा हो। अगर ऐसे ही रहा ना तो यकीन मानिए छत पर तो दूर की बात है, आप घर के बरामदे में भी नहीं चल पाएंगी। अरे अंकित, तू किससे बात कर रहा है? इसे क्यों ख्याल आएगा? इसे तो बस हमारा नाम डुबाना है। बाहर जब ये निकलती है ना तो मोहल्ले के लोग इसे देखकर पीठ पीछे हंसते हैं। कोई कहता है देखो छोटा हाथी आ रहा है। बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं बची है इसमें। अरे इससे तो घर का एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता। क्या मैं बुढ़ापे में भी बस यही सब करती रहूंगी? ये सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलती और बस उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक शाम घर के लिविंग रूम में अजय, अंकित और प्रिया बैठकर कुछ प्लान कर रहे हैं। देखो भैया, मुझे अच्छे से पता है कि पापा और मम्मी तो खुद से कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं नहीं, लेकिन हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम उनके लिए घर पर ही कुछ बहुत ही बढ़िया खाने पीने का सामान मंगवा लेते हैं। एक छोटा सा केक भी मंगवा लेते हैं। यार आइडिया तो बहुत अच्छा है प्रिया। मम्मी को तो वो डोडा बर्फी बहुत पसंद है ना, और पापा को वो कप केक। उस दिन जब मैं कप केक लेकर आया था ना तो पापा बड़े मजे से खा रहे थे। तो हम ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं ना, कबाब, बिरयानी, बर्फी और वो सब जो मम्मी पापा को पसंद है। ठीक है, मैं अभी जोमेटो ऐप से सब कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। बस देखो ये ध्यान रखना कि सरप्राइज खराब ना हो। ओके? ऐसा कहकर अजय अपना फोन उठाता है और सारी चीजें ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर के बाद डिलीवरी वाला आता है। अजय पार्सल रिसीव करता है और सारा खाना रसोई में रख देता है। संध्या अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसे खाने की महक आ जाती है और वो उठकर रसोई में आती है और वहां रखा खाना देखकर बड़ी खुश हो जाती है और अपने आप से कहती है, अरे वाह, इतनी जबरदस्त खुशबू! इतना सारा खाना कौन लेकर आया? पक्का अजय मेरे लिए ही लाए होंगे। आज वो बाहर गए थे ना तो जरूर मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना लाए हैं। संध्या खुद पर काबू नहीं रख पाती। वो डिब्बे खोलती है। सबसे पहले वो एक एक करके वो सारी बर्फी खा जाती है। उसके बाद वो एक एक करके कप केक्स भी खत्म कर देती है। धीरे धीरे वो सारा खाना अकेले ही खा जाती है। तभी अजय, अंकित और प्रिया वहां आते हैं और खाली डिब्बों को देखकर गुस्सा होते हुए कहते हैं, हे भगवान, भाभी ये क्या कर दिया आपने? अरे ये सारा खाना आप अकेले ही डकार गई। संध्या, तुम्हें जरा सी भी अक्ल है कि नहीं? हाँ, तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आई क्या? अरे हमने ये खाना मम्मी और पापा की एनिवर्सरी के लिए मंगवाया था यार। हम उन्हें सरप्राइज देने वाले थे और तुमने हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। 4 लोगों का खाना अकेले खा गई तुम। जरा अपने इस भद्दे शरीर को तो देखो यार। मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए शर्म आने लगी है अब। बात होती है भाभी, जब आप इस घर में आई थी तब आप कितनी ठीक ठाक थी, और अब देखिए खा खा कर अपने आप का क्या हाल बना लिया है। मम्मी पापा अब क्या खाएंगे? हमारा पूरा सेलिब्रेशन खराब कर दिया आपने। तीनों संध्या को खूब सुनाते हैं। संध्या को थोड़ा बुरा लगता है। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सो जाती है। घर के बाकी लोग किसी तरह बचा हुआ एक छोटा सा केक जो बाद में आया था वही काटकर रूखा सूखा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। रात को जब अजय कमरे में आता है तो वो देखता है कि संध्या आधे से ज्यादा बेड पर फैली हुई पड़ी है और जोर जोर से खर्राटे ले रही है। ये देखकर अजय गुस्सा होते हुए कहता है, ओ संध्या, जरा साइड हो जाओ। पूरे बेड पर तो तुम फैली पड़ी हुई हो और ये तुम्हारे खर्राटे, भगवान के लिए प्लीज इन्हें बंद करो यार। मेरा तो जीना हराम कर दिया है तुमने। मुझे तुम्हारे पास सोना ही नहीं। तुम ना चैन से इस बेड पर अकेले ही फैल जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ।
संध्या अपनी गहरी नींद में सोई रहती है। उसे अजय की बातों का कोई असर नहीं होता। अजय गुस्से में अपना तकिया उठाता है और बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब निर्मला उठती है और अजय को सोफे पर सोया हुआ देखती है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो संध्या के कमरे के बाहर जाती है और दरवाजा पीटते हुए कहती है, ओ महारानी, उठ भी जाओ अब। जरा बाहर आकर देख, तेरा पति सोफे पर सो रहा है। तुझे जरा भी शर्म हया नहीं आती? खुद तो बेड पर टांगे फैलाकर आराम फरमा रही है और पति का कोई ख्याल नहीं। अगर थोड़ा सा वजन कम कर लेगी ना तो कयामत नहीं आ जाएगी। अरे निर्मला, रहने दो, इससे कुछ भी कहना बेकार। उसके साथ साथ उसके कान के पर्दे भी मोटे हो चुके हैं। उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं देती और तुम भी अपना मूड खराब कर रही हो उसका दरवाजा पीट पीट कर और चिल्ला कर। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। संध्या हर रोज ताने सुनती है और फिर अपने कमरे में गुमसुम रहती है। एक दिन शाम को अजय ऑफिस से घर आता है और सभी से कहता है, माँ, पिताजी, आज शाम को मेरे बॉस ने हम सबके लिए एक शानदार पार्टी दी है। सभी की पत्नियां उनके साथ आ रही हैं और बॉस ने खास तौर पर कहा है कि मैं संध्या को जरूर लेकर आऊं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तैयार हो जाऊंगी और हम दोनों साथ चलेंगे। बहुत मजा आएगा। वैसे भी मैं आपके साथ कई दिनों से बाहर नहीं गई हूँ। अपने आप को देखा है? बाहर ले जाने लायक तो तुम हो ही नहीं। खैर ठीक है, तैयार हो जाना। बॉस ने बुलाया है तो ले जाना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ भैया, आप सही कहते हैं। वैसे भी भाभी जहाँ जाती हैं लोग उनका मजाक ही उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी मजबूरी में तो आपको ले ही जाना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। शाम हो जाती है और संध्या एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और अजय और संध्या पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में सभी लोग संध्या को देखकर बातें करने लगते हैं। तभी विवेक और उसकी पत्नी कीर्ति अजय के पास आते हैं और संध्या को देखकर कहते हैं, अच्छा, तो अजय भैया ये है आपकी धर्म पत्नी? मैंने इनके बारे में सुना था लेकिन आज देख भी लिया। लगता है आप अपनी पत्नी को एक चक्की का नहीं बल्कि 2-4 चक्कियों का आटा मिलाकर खिलाते होंगे। हाँ भाई, एक चक्की का आटा तो भाभी जी को कम पड़ता होगा। हाँ? ऐसा कहकर विवेक और कीर्ति हंसने लगते हैं। पार्टी में बाकी लोग भी उनका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर अजय को बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी जल्दी अपनी पत्नी के साथ खाना खाता और अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर कहता है, माँ, पिताजी, देखा आप लोगों ने करवा दी ना मेरी बड़ी बेइज्जती, भरी पार्टी में, वो भी इसलिए मैं इसे कहीं नहीं लेकर जाता हूँ। ये सुनकर सभी लोग फिर एक बार संध्या को सुनाते हैं और बेचारी सभी के ताने सुनकर चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन दोपहर में निर्मला आंगन में गेहूं धो रही थी। वो काफी थक गई थी और अकेले ही सारा काम कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन शांति वहां आ जाती है और कहती है, क्या हुआ निर्मला, आज अकेली ही सारा काम कर रही है? तेरी बहू कहाँ है? क्या वो तेरी मदद नहीं करा रही? अरे शांति बहन, क्या बताऊं तुझे, बहू को काम बताने से अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूं। अरे उससे तो 1 किलो वजन भी नहीं उठता। पता नहीं मेरी कैसी फूटी किस्मत थी कि ऐसी बहू घर में आ गई। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सोचा था बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, पर यहाँ तो मुसीबत और बढ़ गई। अरे तो निर्मला, तू भी तो कमाल करती है। चल मान लिया तेरी बड़ी बहू मोटी है, काम नहीं कर पाती, पर छोटे बेटे अंकित की शादी कब करेगी? इतने दिनों से वो लड़की वाले इंतजार में बैठे हैं। मैं तो आज वही कहने आई थी, उनका फिर से फोन आया था, वो आज शादी की तारीख मांग रहे हैं। बहन, बस तू सही कह रही है। अब मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज के इन कामों से। मेरी अब उम्र नहीं रही। तू आज ही उन्हें कह दे, मैं शाम को घर पर बात करके पक्की तारीख भिजवा दूंगी। बस अब एक छोटी बहू आ जाएगी तो कम से कम वो तो घर का काम संभालेगी। इस संध्या से तो उम्मीद रखना ही बेकार है। बातें करने के बाद शांति वहां से चली जाती है। शाम को जब घर के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं तो निर्मला कहती है, अंकित बेटा, आज शांति आई थी। लड़की वाले शादी की तारीख पूछ रहे हैं। मैंने कह दिया है कि हम जल्द से जल्द शादी करेंगे। अगले महीने की तारीख पक्की कर देते हैं। एक छोटी बहू घर में आएगी तो कम से कम मुझे थोड़ा सुख मिलेगा। इस घर में एक ऐसा इंसान तो चाहिए जो फुर्ती से काम कर सके। संध्या से तो मैंने अब सारी उम्मीदें छोड़ दी है। सही कह रही हो मम्मी, अब छोटी भाभी आएंगी तो कम से कम घर में रौनक तो होगी, वरना यहाँ तो बस हाथी की चाल देख देख कर हम सब बोर हो गए हैं। सब लोग संध्या की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। संध्या का सिर शर्म से झुक जाता है। सभी लोग शादी की तारीख निकालकर लड़की के घर फोन कर देते हैं और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। घर की साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। प्रिया सीढ़ी पर चढ़कर फूल लगाते हुए संध्या से कहती है, भाभी, जरा वो सामने वाले कुर्सी पर पैर रखकर ये ऊपर वाले फूल तो पकड़ाइए। मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा।
संध्या जैसे ही कुर्सी पर अपना पैर रखती है, एक जोरदार आवाज आती है और लकड़ी की वो कुर्सी तड़क करके टूट जाती है। संध्या लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचती है। आवाज सुनकर निर्मला और सत्यप्रकाश भागते हुए बाहर आते हैं। हे भगवान, ये क्या धमाका हुआ? टूटी हुई कुर्सी को देखकर निर्मला और सत्यप्रकाश सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे संध्या बहू, तूने तो हद ही कर दी है, हैं? हमारे घर का सारा फर्नीचर तोड़ कर रख देगी क्या? ये कुर्सी अभी पिछले साल ही तो ली थी और तूने एक ही बार में इसे चकनाचूर कर दिया। तूने हमारे घर के जितने फर्नीचर तोड़ दिए है ना शादी से अब तक, उतने तो तू अपने दहेज में भी नहीं लेकर आई थी। जरा भी ख्याल नहीं है तुझे कि घर की चीजों की कद्र कैसे की जाती है? सभी लोग संध्या को बहुत सुनाते हैं। कोई भी संध्या से ये नहीं पूछता कि उसे चोट तो नहीं लगी। कुछ दिनों बाद शॉपिंग से आने के बाद निर्मला अजय से कहती है, सबके कपड़े तो आ गए हैं, छोटी बहू के भी सारे जोड़े आ गए हैं, बस ये संध्या रह गई है। इसके लिए भी कुछ बनवा लो, वरना शादी वाले दिन ये क्या पहनेगी? माँ, मैं नहीं चाहता कि ये मार्केट में मेरे साथ चले और मेरी बेइज्जती कराए। हर जगह लोग इसे देखते हैं और फिर मुझ पर हंसते हैं, और इसके साइज के कपड़े किसी रेडीमेड दुकान पर तो मिलते भी नहीं। दर्जी भी इसके कपड़े सिलने से मना कर देते हैं। जैसे तैसे वो मोहल्ले का रामलाल दर्जी मानता है इसके कपड़े सिलने को। आप ही इसे वहां लेकर जाओ, मेरे बस की बात नहीं है। अजय के ऐसे कहने पर संध्या निर्मला के साथ रामलाल दर्जी की दुकान पर पहुंचती है और रामलाल से उसके कपड़े सिलने के लिए कहती है। तब रामलाल कहता है, अरे निर्मला बहन, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। आप खुद ही देखिए, इस नाप के लिए तो मुझे 2 गुना कपड़ा लगेगा और सिलाई भी मैं नॉर्मल वाली नहीं लूंगा। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। अरे रामलाल, अब जो है सो है, तू बस सीधे बता कितने पैसे लेगा। ज्यादा मत मांगना, पहले ही कुर्सी तोड़कर इसने हमारा काफी नुकसान कर दिया है। जैसे तैसे निर्मला डील पक्की करके आ जाती है और आखिरकार अंकित और रीना की शादी हो जाती है। रीना घर में कदम रखती है। वो दिखने में काफी सुंदर और छिरहरी है। सब उसका स्वागत बड़े चाव से करते हैं। अगली सुबह जब रीना अपनी पहली रसोई बनाती है तो वो बहुत ही लजीज खाना तैयार करती है और सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब संध्या खाना खाकर कहती है, अरे वाह रीना, तूने तो बहुत ही जबरदस्त खाना बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। भाभी, आपको तो सब कुछ ही स्वादिष्ट लगता है। आपने अपने शरीर का ये हाल ऐसे ही थोड़ी बनाया है, खा खा कर ही तो किया है। सही कहा प्रिया। रीना, तू देख ले अपनी जेठानी को, ये पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। अजय अपने फोन में संध्या की पुरानी फोटो निकालकर दिखाता है और कहता है, देख ले इसे, सब कहते थे कितनी अच्छी जोड़ी है, पर अब तो जोड़ी के नाम पर बस ये पहाड़ बचा है। रीना के सामने संध्या की पहले ही दिन बेइज्जती कर दी जाती है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो चुपचाप अपना खाना खाती रहती है। अगले दिन पड़ोसन शांति फिर से आती है और कहती है, शुक्र है निर्मला, तूने अपनी छोटी बहू बहुत सोच समझ कर चुनी है, वरना हम तो डर रहे थे कि जैसे तूने बड़े बेटे को फंसा दिया वैसे छोटे को भी ना फंसा दे। देख तेरी इस बड़ी बहू को कैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे 4 बच्चों की माँ हो। जरा भी उम्र का लिहाज नहीं दिखता इसके शरीर पर। निर्मला कुछ नहीं बोलती, बस शांति की बातों पर मुस्कुरा देती है। जब शांति चली जाती है तो निर्मला संध्या पर फिर से बरस पड़ती है। सुना तूने, मोहल्ले भर में हमारी बेइज्जती करवा रखी है तूने। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। लोग आजकल कितना कुछ करते हैं, योगा, डाइट, कसरत, पर तुझे तो बस अपनी इस चर्बी से प्यार है। तुझे एक भी बात लगती क्यों नहीं? संध्या चुपचाप सुनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ये परफेक्ट है। से प्यार है, तुझे एक भी बात लगती क्यों नहीं? संध्या चुपचाप सुनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन संध्या अपनी अलमारी से एक साड़ी निकालती है। उसे पहनने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके ब्लाउज का बटन टूट जाता है और साइड से कपड़ा फट जाता है। वो घबराकर अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है, मम्मी जी देखिए ना, मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए हैं, ये ब्लाउज भी फट गया, अब मैं क्या पहनूं? मेरे पास तो अब कोई ढंग के कपड़े ही नहीं बचे। कपड़े नहीं है तो खुद ही सिल लो। दर्जी तो वैसे भी तुम्हारे कपड़े हाथ में लेने से कतराता है। संध्या, हाँ भाभी, रामलाल चाचा को भी पता है कि आपके एक कपड़े सिलने में उनकी पूरी दुकान की मेहनत लग जाएगी और सिलाई वही मामूली सी मिलेगी। सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। रीना को ये सब कुछ देखकर बड़ा बुरा लगता है। वो संध्या के पास जाती है और कहती है, दीदी, आप अपना वजन कम क्यों नहीं कर लेती? देखिए ना, सब आपका कितना मजाक उड़ाते हैं। आपको खुद के लिए कुछ तो करना चाहिए। रीना, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर
कहा करती है दीदी आप कोशिश। मुझे आए हुए भी कितने दिन हो गए, मैंने आपको कभी कसरत करते नहीं देखा। और आप खाना भी कितना ऑयली और अनहेल्दी खाती है। आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना होगा। रीना संध्या को समझाती है और उसे अपने साथ रामलाल दर्जी के पास ले जाकर उसके कुछ पुराने कपड़े ठीक करवाती है और नए कपड़ों का ऑर्डर देती है। दिन इसी तरह बीत रहे होते हैं कि एक शाम को अंकित ऑफिस से घर आ रहा होता है तो वो देखता है कि मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा होकर सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। अंकित सारी बातें सुनता है और घर आकर अपने पिताजी से कहता है, माँ पिताजी सुना आपने, अमेरिका और ईरान का युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे बेटा तो लड़ने देना उन्हें, हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे वो जाने और उनका काम। अरे माँ फर्क पड़ता है, आपको तब पता चलेगा जब आप खाना नहीं बना पाएंगी। क्या मतलब? खाने से ईरान और अमेरिका की लड़ाई का क्या ताल्लुक? अरे माँ ईरान से ही तो हमारी एलपीजी आती है, अब सप्लाई रुक चुकी है तो सिलेंडर नहीं मिलेंगे और अगर थोड़े बहुत मिलेंगे भी तो उनकी कीमतें आसमान छू लेंगी। माँ कल सुबह से ही गैस सिलेंडरों के लिए देखना हाहाकार मचने वाला है। ये सुनकर घर के सभी सदस्य सन्न रह जाते हैं। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा। एलपीजी संकट की खबर आग की तरह फैल चुकी है। न्यूज चैनल्स पर लंबी कतारें और लोगों का गुस्सा दिखाया जा रहा है। रघुवंशी निवास के लिविंग रूम में संध्या को छोड़कर सभी लोग टीवी के सामने बैठे हुए बड़ी ही चिंता में न्यूज देख रहे हैं कि तभी अंकित कहता है, भाई हालत बहुत खराब है। मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया कि जो सिलेंडर कल तक 1000 रुपए का था वो अब काला बाजारी में 2-2,500 का मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसा देने पर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। लोग पुरानी लकड़ियां और कोयला ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारा घर तो पूरा गैस पर ही चलता है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक बिना गैस के तो पत्ता भी नहीं हिलता और हमारे घर में तो मुश्किल से 1 महीना चलता है सिलेंडर। अब क्या होगा? क्या हम भूखे मरेंगे? हाँ भाई सही में मोहल्ले में सुबह कुछ आदमी बात कर रहे थे कि इस समस्या का कोई समाधान दिख ही नहीं रहा है और अगर ये जंग लंबी खींची तो चूल्हा जलाना भी नसीब नहीं होगा। तभी संध्या फोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर आती है। हाँ पापा बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पहले आप सिलेंडर उतरवा लीजिए, बाद में बात कीजिएगा। जैसे ही संध्या फोन रखती है निर्मला बड़े प्यार से सभी से कहती है, होगी गैस की किल्लत, लेकिन हम भला इसकी टेंशन क्यों ले? हमारे समधी तो खुद ही गैस एजेंसी वाले हैं, उनके होते हुए भला हमें गैस सिलेंडर की क्या दिक्कत होनी है? हाँ माँ सही कहती हो। अरे संध्या भाभी, वैसे आपके पिताजी अच्छे तो है ना? आप उन्हें फोन कर लिया करो हमेशा। हाँ हाँ देवर जी, पिताजी बिल्कुल ठीक है और वो खुद मुझे फोन कर लेते हैं। वैसे मम्मी जी आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी पापा से बात हुई है, वो कह रहे थे कि वो शाम तक 2 सिलेंडर यहाँ भिजवा देंगे। क्या 2 सिलेंडर? वो भी इस वक्त जहाँ पूरी दुनिया 1-1 किलो गैस के लिए तरस रही है, तेरे पापा 2 सिलेंडर कैसे भेजेंगे? अजय आप भूल गए क्या? मेरे पापा का तो गैस एजेंसी का कारोबार है, उनके पास अपना कोटा होता है। उन्होंने कहा है कि बेटी के घर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप लोग बस आराम कीजिए, गैस का जुगाड़ हो गया है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। निर्मला और अजय की आंखों में अचानक संध्या के लिए प्यार उमड़ आता है। तभी अंकित कहता है, अरे वाह भाभी, आप तो वाकई हमारे घर की लक्ष्मी निकली। मैंने तो हमेशा कहा है कि हमारे भाभी के पापा जैसा रसूख वाला आदमी तो पूरे शहर में ही नहीं है। भाई हमारी तो बड़ी भारी टेंशन हट गई। अरे संध्या बेटा, तूने तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैं तो बस यूं ही थोड़ा गुस्से में बोल देती हूँ, आखिर माँ हूँ ना तेरी। चल तू जाकर आराम कर, तुझे थकान हो गई होगी। अपनी सास और देवर की बात सुनकर संध्या भी खुश हो जाती है। शाम को निर्मला और प्रिया बाजार जाने की तैयारी करती हैं। निर्मला संध्या से कहती है, अरे संध्या बेटा, तू भी तैयार हो जा और हमारे साथ बाजार चल। तू भी अपने लिए कुछ खरीद लेना। नहीं मम्मी जी, आप लोग जाइए, मैं फिर कभी जाऊंगी। अब निर्मला और प्रिया बाजार चले जाते हैं। बाजार जाकर प्रिया अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे अपने लिए कुछ नई सैंडल लेनी है, चले क्या? हाँ चल, पर पहले हमें उस दुकान पर जाना है जहाँ XXL साइज के कपड़े मिलते हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े। मम्मी आप XXL कपड़ों का क्या करोगी? क्या आपको भी अब वजन बढ़ाना है? चुप कर, ये मैं अपनी बड़ी बहू संध्या के लिए ले रही हूँ। देख प्रिया, बाहर गैस पर आग लगी हुई है। अगर हमें उसके बाप से सिलेंडर चाहिए तो बहू के साथ अच्छा व्यवहार तो करना ही पड़ेगा ना, वरना फिर तू खुद चूल्हे में फूंक मारती रहना। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी चालाक निकली। कल तक तो उसे उस पुराने रामलाल दर्जी के यहाँ घसीट कर ले जाती थी और आज सीधा ब्रांडेड मॉल। सिलेंडर का जादू तो वाकई कमाल का है। ऐसा कहकर निर्मला मॉल से संध्या के लिए बहुत ही महंगी और सुंदर साड़ियाँ और सूट खरीदती है। घर आकर वो बड़े प्यार से संध्या को पुकारती है, संध्या बेटा,
देख इधर आ। आवाज सुनकर संध्या हॉल में आती है, तब उसकी सास उसे कपड़े दिखाते हुए कहती है, बेटा तू उस दिन कह रही थी ना कि तेरे पास कपड़े नहीं है और वो दर्जी कपड़े नहीं सिल रहा। देख मैं तेरे लिए सीधा ब्रांड से कपड़े लेकर आई हूँ। ये देख कितने प्यारे रंग है और इन